हेलो बच्चों, आप लोग पिछला वीडियो नहीं देख कर के आए हो तो आप लोग पिछला वीडियो देख कर के आओ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम हमारे जो 2 वीडियो और आने वाला है वो पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें हम बस थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। और जो पूरी वीडियो होगी वो थ्योरी डिपेंडेंट होगी, उसमें हम सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे और उसमें 1-2 न्यूमेरिकल टॉपिक भी होंगे। आप चाहें तो इस टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हो, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको थोड़ा बहुत इस टॉपिक आइडिया होना जरूरी है। ये वैसे टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया गया हुआ है। एनसीईआरटी में सिर्फ उन 3 जो हमने 3 वीडियो लेक्चर में कवर किया था सिर्फ उतना ही दिया गया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। सॉरी, तो आप लोग इस वीडियो को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के तौर से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हेड डालिए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो फ्रिक्शन। आज वीडियो हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है? फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, ठीक है। मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया था फ्रिक्शन के बारे में, आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था। फ्रिक्शन क्या होता है? ऐसा फोर्स, 2 बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में होती है ना, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और एक रजिस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। इसका जो नेचर होता है ये रजिस्ट करने का होता है, किसी भी फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को ये रोकता है। जैसे कि आप चल रहे हो तो आपके पैर और अर्थ के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जिसकी हेल्प से आप आगे की तरफ या फॉरवर्ड में आप मूव करते हो। तो अगर फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम इसका? Friction force is a force opposing the relative motion between 2 surfaces which are in contact with each। फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स है, कैसा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स, ठीक है, जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पे मोशन को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, हम रिलेशन में बात करते हैं, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किसी चीज की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये रिलेटिव मोशन को होता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको मोशन में पढ़ाऊंगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, ठीक है। बिटवीन 2 सरफेसेस, 2 सरफेस के बीच में, विच आर इन कांटेक्ट, जो आपस में कांटेक्ट में हो विद ईच अदर। सपोज कीजिए आपके पास ये एक बॉक्स है और इसको आपने फर्स्ट पे रखा होगा, ठीक है। अब आप इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, और बॉक्स का मोशन इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई? आपने बॉक्स पे फोर्स लगाया, बॉक्स मोशन करना चालू कर दिया। उस समय क्या होता है? जैसे ही बॉक्स चलने वाला होता है, आपने जैसे ही फोर्स लगाया बॉक्स पे, अर्थ एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाता है। पहला फोर्स बॉक्स लगाता है अर्थ पे, ठीक है, और जो दूसरा फोर्स होता है वो अर्थ लगाता है बॉक्स पे, ठीक है। पहले फोर्स आपने बॉक्स पे लगाया तो बॉक्स मोशन में आ गया, दूसरा फोर्स अर्थ लगाता है बॉक्स पे ताकि वो उस मोशन को रजिस्ट कर सके। हमें क्या करना है? हमें उस मोशन को रजिस्ट करना है, हमें उस मोशन को रोकना है। तो क्या होगा? यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा, स्मॉल एफ, जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी के सरफेस के बिल्कुल निचले वाले हिस्से पे लगेगा, ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस और ये हमारी ये बॉडी का वो निचला वाला हिस्सा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो बिल्कुल इसके निचले वाले हिस्से पे लगेगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ बातें और हैं वो लिखवाते हैं फ्रिक्शन के बारे में। चलिए मिटाना है।
फ्रिक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सरफेस in contact and always in a direction opposite to the direction of motion of the object. तो सीधे जो हमारी बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो यहाँ लगेगा, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। या फिर बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। फ्रिक्शन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम लोग 11th में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रिक्शन एक्ट कैसे होते हैं। बस मैं आपको रफली बता देता हूँ कि बेसिकली फ्रिक्शन दो टाइप होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई बॉडी रुकी हुई होती है वो तब लगती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब कोई बॉडी चल रही होती है वो तब लगती है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी फिर कई टाइप हो जाते हैं, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, इस टाइप के भी कई फ्रिक्शन में डिवाइड हो जाते हैं। फिर आपको इसमें कंपोनेंट सीखने होते हैं। ठीक है, कि फोर्स किस कंपोनेंट से लग रहा है, एफ साइन थीटा या कॉस थीटा, इस तरीके से वो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। वो हम हायर क्लास में जाएंगे तो स्टडी करेंगे। क्लास 11th में हम फोर्स के फ्रिक्शन के बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, बट यहाँ के लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाता है। ठीक है, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सबसे पहला पॉइंट वो है यूज ऑफ आप लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। आप सरफेस की पॉलिशिंग करवा सकते हो। ठीक है, इसमें शाइन आ जाएगा तो वो सरफेस स्मूथ हो जाएगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आप बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने साइकिल का टायर अगर आपने खोला हो तो साइकिल के टायर में बॉल छोटे छोटे छर्रे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनको बॉल बेयरिंग बोला जाता है। तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। और
भाई स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन इस शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस शेप का स्ट्रक्चर होता है। जिस भी ऑब्जेक्ट में इस शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। जैसे कि बर्ड्स की जो चोंच होती है, ठीक है, उसकी बर्ड्स की चोंच है और ये उसका हेड है, ठीक है, तो ये जो बॉडी हुई ये स्ट्रीमलाइन बॉडी हुई, ठीक है। इस टाइप की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। इससे क्या होता है, हवा जब पास करती है, ठीक है, जब ये हवा से टकराती है तो हवा इस तरीके से मूव कर जाती है, ठीक है, ना कि इनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा हो तो जो ट्रक्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे ट्रक है और ये हमारी कोई कार है, ठीक है, तो कार की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रक। क्यों? क्योंकि ट्रक से एयर हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, मतलब कि वो उसके सीधे सरफेस से टक्कर ले रहा है, जिसकी वजह से वो उसके लिए एक फ्रिक्शन पैदा कर रहा है, एयर फ्रिक्शन पैदा कर रहा है, जो कि उसकी स्पीड को कम कर देती है। बट वहीं अगर हम कार की बात करें तो कार की बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है, जब उस पर हवा टकराती है तो हवा ऊपर से चली जाती है, जिसकी वजह से कार की स्पीड कंटिन्यूअस रहती है, कार की स्पीड कम नहीं होती है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्ट्रीमलाइनिंग। उस बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी बना दीजिए तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आज वैसे ही सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, सिर्फ लिखने के लिए। चलिए अब बात करते हैं फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रिक्शन होता है वो वियर एंड टियर करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट घिस जाते हैं और खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, वियर एंड टियर। दूसरा फ्रिक्शन रिड्यूसेस एफिशिएंसी, ठीक है, रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन, ये मशीन की काम करने की क्षमता को कम कर देता है। और तीसरा produces heat and undesirable noise। फ्रिक्शन की वजह से अत्यधिक हीट जनरेट होता है और अनडिजायरेबल नॉइज, अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी मशीनरी होती है उसके बिगड़ने के चांसेस जल्दी रहते हैं। इसीलिए अगर आप लोगों ने कभी कभी बड़े मशीन्स को देखा हो तो वहाँ पे वाटर की सप्लाई दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, दूसरी चीज उसकी जो हीट होती है वो हीट को कम कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे वाटर कूलिंग सिस्टम का काम किया जाता है, वहाँ पे वाटर कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, जिनकी वजह से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो, ठीक है। बट ये उसका मेन डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। पहला का वियर एंड टियर करता है, दूसरा है रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन, प्रोड्यूसेस हीट एंड अनडिजायरेबल नॉइज, ठीक है। शुरू नोट कीजिए आप लोग। तो फ्रिक्शन बस इतना ही था, और बाकी फ्रिक्शन के एप्लीकेशन तो आप लोग जानते ही हो कि फ्रिक्शन हमें चलने में हेल्प करता है, फ्रिक्शन हमें किसी चीज़ पे लिखने में हेल्प करता है। मैं इस बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, मैं चल रहा हूँ उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, मैं मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसमें फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब कि फ्रिक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस आप लोग जानते होंगे। अब बात करते हैं हम लोग थ्रस्ट और प्रेशर की। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर।
आई होप आप लोगों को फ्रिक्शन टॉपिक समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 9th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं है हमें, उतना डीपली कॉन्सेप्ट सवाल उन्हें पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज थ्रस्ट, फोर्स acting normally on the surface is called सपोज कीजिए जो भी बॉडी है और इस पे नॉर्मली मतलब कि परपेंडिकुलर कोई फोर्स कर रहा है, इसी फोर्स को थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट एक फोर्स होता है, ठीक, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या है कोई थ्रस्ट है या फिर चलिए ए बी सी बताइए इसमें से फोर्स कौन कौन सा है और थ्रस्ट कौन सा है, ठीक है। चलिए जल्दी 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 हो गया। चलिए देखिए इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे किसी एंगल फोर्स है थीटा 1, इस पे फोर्स लग रहा है थीटा 2, इस पे फोर्स लग रहा है थीटा 3। अब देखिए ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो इसका मतलब वो फोर्स थ्रस्ट कहलाएगा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन थ्रस्ट है, बाकी दोनों नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक। नॉर्मल फोर्स का मतलब नॉर्मली का मतलब भी हुआ यहाँ पे कैसा परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। चलिए थ्रस्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। This is a vector quantity। इसको हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। बाकी फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है। चलिए नमूना कर लीजिए। चिकन वहाँ आ रहा है कि नहीं, चलिए आ तो रहा है बट ये थोड़ा सा चमक रहा है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए और शायद बात करते हैं प्रेशर। ये नहीं चमक रहा है ना, चलिए ये साफ आ रहा है प्रेशर। इसको डाल दीजिए फर्स्ट on an unit area of surface called pressure। वो थ्रस्ट जो एक
यूनिट एरिया पे अप्लाई होगा। उस फोर्स को, उस थ्रस्ट को प्रेशर कहा जाता है। द थ्रस्ट और द फोर्स ऑन एन यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे, मतलब कि चाहे वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 किलोमीटर स्क्वायर हो, बट हम बेसिकली एसआई यूनिट में बात करेंगे तो हम 1 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एसआई यूनिट में बात करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर। इस यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा, जितना भी थ्रस्ट लग रहा होगा, उसी को प्रेशर कहा जाता है। फॉर्मूला बनेगा प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, P इक्वल टू F/A। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, फॉर्मूले आपको करना है याद, ठीक है। चलिए इसकी यूनिट बनाते हैं, चलिए कुछ आपको नया सिखाते हैं। चलिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, अगर मैं प्रेशर की यूनिट निकालूं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट कीजिए, ये तो इसकी एसआई यूनिट हो गई। और भी यूनिट होती है इनकी, जैसे पास्कल और बार। ये प्रेशर की 2 यूनिट और होती है, पास्कल और बार। हो गया। एक क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है 1 पास्कल क्या होता है, ठीक है। 1 पास्कल, तो उसका डेफिनेशन लिखते हैं। One Pascal is defined as the pressure exerted on a surface area of 1 meter square by a thrust of 1 meter। हमें प्रेशर का फॉर्मूला मालूम था, क्या था हमारे पास, F/A। सपोज कीजिए फोर्स हमारा 1 न्यूटन है और एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये प्रेशर, ठीक है, जो लग रहा है उसको हम 1 पास्कल बोलेंगे। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर पे 1 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो उसको हम 1 पास्कल बोलेंगे। इसका मतलब 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर। इसको भी आपको याद रखोगे, कन्वर्जन में आपको बहुत फायदा आएगा। सब कुछ क्लियर आ रहा है ना? चलिए सब कुछ क्लियर है, मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब वो चीज जो फ्लो करती है, ठीक है।
पानी एक फ्लूइड है, एयर एक फ्लूइड है, ठीक, वो चीज जो फ्लो करती हो उसको फ्लूइड कहा जाता है। सब्सटेंस that can flow or fluid. Liquid and gases are considered as fluids. ठीक है, तो हम इनमें प्रेशर की बात करेंगे। तो हमारा प्रेशर कहता क्या है, इस पे वो देखिए, दैट प्रेशर exerted by the liquid is the same सपोज कीजिए ये कोई एक बीकर है और उसमें आपने पानी भर रखा है, ठीक है, मैं यहाँ बीच में किसी एक वाटर के ड्रॉपलेट को पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ये वाटर का ड्रॉपलेट इधर भी फोर्स लगा रहा है, इधर भी 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 लगा रहा है, इधर भी, और मतलब ये सभी डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो वही जो प्रेशर का लिक्विड लॉ है, पहला लॉ यही कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर। अगर P इधर तो P इधर, P इधर, P हर डायरेक्शन में P प्रेशर अप्लाई करेगा अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर को अप्लाई करेगा। पहला ये था। दूसरा क्या कहता है, दैट pressure exerted is the same at all points in a horizontal plane. As well as in a stationary liquid. शक्ल में आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? चलिए एकदम परफेक्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड इज द सेम, प्रेशर जो भी एक्सर्ट कर रहा होगा लिक्विड में सेम होगा, सॉरी, सभी पॉइंट्स पे इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कि इस प्लेन में अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा हमारा वो सेम एक्सर्ट हो रहा होगा हर डायरेक्शन पे, एज वेल एज स्टेशनरी लिक्विड। अगर हमारा लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो भी कर रहा है तब भी वो प्रेशर सेम रहेगा, उतना ही जितना कि वो स्टेशनरी लिक्विड में रहा हो। जब वो हमारा लिक्विड स्टेशनरी रहा होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, उस समय जो भी हमारा प्रेशर लग रहा होगा वो सेम रहा होगा, सिमिलर रहा होगा। चलिए इतना नोट कीजिए आप लोग। प्रेशर का फॉर्मूला को लिखवाते हैं हम,
चलिए तो तीसरा पॉइंट हमारा प्रेशर एट पर्टिकुलर डेप्थ इक्वल टू एच डी जी कह लो या फिर आप इसको एच रो जी कर लो, आपकी जो मर्जी। एच हाइट है हमारा या फिर यहाँ पे, पी है हमारा प्रेशर है, ठीक है। एच हमारी हाइट है, कौन सी हाइट है, हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ लिक्विड। और डी आपकी रो डेंसिटी है, और जी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलिए कोई कंटेनर है, उसमें पानी वो कीजिए कि ये एच हाइट का पानी, फिर हमें कहीं इसके बॉटम पे प्रेशर पता करना है, कितना प्रेशर ये पानी लगा रहा है इस पार्टिकल के ऊपर। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें पहले ये देखना है कि पानी कितनी हाइट तक रेज है, पानी एच हाइट तक रेज है, ठीक है। हमें प्रेशर पता करना है, हमारे पास हाइट है, हमारे पास पानी की डेंसिटी दी गई होगी और हमारे पास जी की वैल्यू होगी, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इस पार्टिकल पे कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर बुक से आप लोग सर्च करके क्वेश्चन लगाइएगा, कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे डाउट भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको डाउट को बता दूंगा। तो यहाँ पे हम बस इतना ही करते हैं, और प्रेशर के बारे में थोड़ी बातें बताता हूँ। प्रेशर बेसिकली दो टाइप के, पहला होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब कि पानी के द्वारा किसी पार्टिकल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। बेसिकली एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर 1 atm का प्रेशर अप्लाई करता है, मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा कंटिन्यूअसली लगता रहता है। और ये जो 1 एटमॉस्फेयर होता है ये अराउंड 10⁻⁶ पास्कल के बराबर होता है, सॉरी 5 पास्कल। ठीक है, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। आप समझ रहे? फिर से बताता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा है, ठीक है, जो वायुमंडल हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। वायुमंडल में क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, ठीक है। वायुमंडल में क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हमारे ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर 1 atm माना जाता है, और उसकी वैल्यू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।